हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट कीज। मैक्सिमम ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग के अंदर ये सोच के आते हैं कि जिस तरीके से मैं स्टॉक्स के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहा था, अगर मैं ऑप्शन के अंदर भी बाइंग सेलिंग करूं तो मैं अच्छे खासे पैसे यहाँ पे कमा लूंगा। लेकिन यहीं पे उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। अब इनके बीच में का डिफरेंस क्या है वो आज के वीडियो में देखेंगे। तीन चीजें हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहली हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शंस एक्चुअल में होते क्या है। सेकेंड, हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शंस में और स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये दोनों अलग क्यों है और क्या इन दोनों का नेचर है, इसको हम लोग समझेंगे। तीसरा, हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शन के अंदर इवन अगर आपका डायरेक्शन सही हो गया, आपका स्पेकुलेशन है कि प्राइस ऊपर भागेगा, निफ्टी ऊपर भागेगा, आपने एक ऑप्शन बाय कर लिया, निफ्टी ऊपर भाग भी गया, लेकिन स्टिल आपके ऑप्शन का प्राइस नीचे गिर सकता है या साइडवेज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज भी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, आज की वीडियो बेसिक्स के ऊपर है। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसके अंदर अराउंड अराउंड 20-25 सेशंस होने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में हम लोग ऑप्शन को सीखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में होते क्या है। अब मैंने थोड़ा सा ये कंबाइन कर दिया है, स्लाइड्स भी बनाई है और इसके ऊपर भी समझा रहा हूँ। अगर आपको स्लाइड्स के ऊपर सीखना मजा आता है तो नीचे कमेंट करो, अगर आपको चार्ट्स के ऊपर सीखने में मजा आता है इस तरीके से तो भी नीचे कमेंट कर देना, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले डेरिवेटिव्स होते क्या है। डेरिवेटिव्स मतलब सिंपल फंडा आप समझो, जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, जो वैल्यू उनकी होती है वो डिराइव होती है किसी और पे। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स की खुद की कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। उनकी वैल्यू किस चीज पे डिफाइन होती है या डिराइव होती है? किसी और चीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप लोगों को ऑप्शन का जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ जाए। आप सोचो कि क्रिकेट का टीवी पे मैच चल रहा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। ठीक है, आप आपका दोस्त बैठ के टीवी देख रहे हो। ठीक हो गया। अब आप बोलते हो कि विराट कोहली आज सेंचुरी मारेगा, आपका दोस्त बोलता है सेंचुरी नहीं मारेगा। ठीक है, आप दोनों ने क्या किया, शर्त लगाई। आपने बोला विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, आपका दोस्त बोलता है विराट कोहली सेंचुरी नहीं मारेगा। सिंपल सी बात है। अब आपकी शर्त का कुछ एक्चुअल वैल्यू है क्या? जीरो है। रीजन क्या? कि अगर मैच रद्द होगी, बारिश हो गया, मैच कैंसिल हो गई, तो आपकी शर्त का कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगी, शर्त ही खत्म होगी। समझ में आ गया? तो उसकी वैल्यू किस चीज पे डिराइव्ड है? मैच के ऊपर। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरीके से जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं होती। उनकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। जैसे कि आपने निफ्टी के ऑप्शंस देखे होंगे, आपने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देखे होंगे, आपने स्टॉक्स के भी ऑप्शंस देखे होंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू किस पे डिराइव हो रही है? उस अंडरलाइन पे, भले वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इंडिया के अंदर जो दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या चलते हैं, वो होता है सबसे पहले फ्यूचर्स होते हैं एंड सेकंड होता है ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर भी दो चीजें होती है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन जो है स्पेसिफिकली फ्यूचर्स के कंपैरिजन में ऑप्शन जो है वो ज्यादा पॉपुलर है बिगिनर ट्रेडर्स के बीच में। उसके कुछ सिंपल से रीजन है। एक, कि इसके अंदर जो कैपिटल लगता है वो बहुत ही कम लगता है। आपने देखा होगा 5-6 हज़ार के अंदर एक ऑप्शन का लॉट आ जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी थोड़ा मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, महंगा आता है, लेकिन सस्ते में आपको एक ऑप्शन बाय करने के लिए मिल जाता है। दूसरी रीजन क्या है कि इसके अंदर लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। मल्टीपल रीजंस है, इसको कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज व्हाट डज एन ऑप्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन आपने सुन तो लिया, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स किस नेचर के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, सपोज करो कि एक जमीन का टुकड़ा है, एक प्लॉट है। आप कहीं पे गए, आपने एक जमीन देखी कहीं पे और आपको वो जमीन पसंद आ गई। ठीक है, आप हो बायर, सामने वाला है सेलर जिसको जमीन बेचनी है।
ठीक है, उसने एक प्राइस कोट किया, मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूं, उसने बोला कि ये जमीन मैं बेचूंगा 1 करोड़ में। आपने बोला डन, ठीक है, 1 करोड़ में मैं ये जमीन खरीदने के लिए तैयार हूं। समझ में आ गया? तो आप क्या हो गए? बायर, सामने वाला हो गया सेलर। अब ये बायर कौन होता है? इस तरीके से समझो कि ये एक ऑप्शन बायर है। मैं सिर्फ पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूं ऑप्शन बाइंग और ये जमीन वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसके बीच में, ठीक है। और ये हो गया, ये जो सेलर है, इस तरीके से सोचो कि ये है एक ऑप्शन सेलर। क्लियर, समझ में आ गया? अब आपको जमीन खरीदनी है, 1 करोड़ की जमीन है, आपने बोला प्राइस डन, अच्छा प्राइस है, मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब आपके जेब में उस टाइम पे 1 करोड़ नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? एक सिंपल सा काम करोगे, आप एक छोटा सा अमाउंट एज अ टोकन को दे दोगे। क्लियरली पता है, बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा। आपके पास 1 करोड़ अभी नहीं है, आपके जेब में 1 लाख रुपया है या आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है। आप क्या करते हो? चेक बना के या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करके या जो भी मेथड है उससे आपने उसको एक टोकन दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको टोकन देते हो तो यहाँ पे दो चीजें आपको फाइनलाइज करनी पड़ती है। सबसे पहली चीजें आपको फाइनलाइज करनी पड़ेगी प्राइस। आप दोनों को एग्री करना पड़ेगा एक प्राइस के ऊपर जिस पे आप उस जमीन को खरीदोगे, जिस पे ये सेलर आपको वो जमीन बेचेगा। तो हमारे केस में क्या हो गया? 1 करोड़ का प्राइस आपका फाइनलाइज हो गया। सेकेंड वाला कंडीशन क्या है? टाइम। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज आपने टोकन दे दिया है तो वो जमीन वाला साल भर तक तो रुकेगा नहीं कि भाई किसी ने टोकन दिया है मैं उसी को बेचूंगा। ठीक है, तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर मैं 1 लाख तुझे दे रहा हूं, 2 महीने का टाइम अगर मैं लेता हूं, 2 महीने के अंदर पूरा अमाउंट में लाके मुझे मैं तुझे दे दूंगा। तो ये टाइम आपने फिक्स कर दिया। इसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं 2 मंथ्स का। क्लियर, समझ में आ गई? तो जैसे ही आपने प्राइस, टाइम और टोकन फिक्स कर दिया, ये पूरा का पूरा आपका बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरीके से ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इसी तरीके से, लेकिन समझो इसका मोटा मोटा मीनिंग आपको वही समझेगा। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोकन दे रहे हैं, ऑप्शन के अंदर हम लोग देते हैं, ऑप्शन जो बायर होता है वो देता है प्रीमियम। क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं आगे जाके पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, एक बायर है, एक सेलर है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दो कंडीशंस फिक्स हुई। ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। सबसे पहला है प्राइस फैक्टर, सेकंड है टाइम फैक्टर, कितने टाइम में मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर समझो, एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि अगर 2 महीने तक, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने तक अगर मैंने ये जमीन के पूरे पैसे जमा नहीं किए, समझ में आ रहा है? 2 महीने तक मैंने क्या किया? पूरा 1 करोड़ उसको नहीं दिया, तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो दूसरे किसी को अपनी जमीन बेच सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 महीने तक वो किसी और को ये जमीन नहीं बेच सकता, बट मुझे बेच सकता है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? इसी को बोला जाता है ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरीके से ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मैन्युअली नहीं बनता, इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, लेकिन समझ जाओ। ठीक है, बाकी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैनर में, तो आप हमारा ऑप्शन प्रो ट्रेडर्स प्रोग्राम भी परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर कुछ कूपन कोड्स है, कुछ डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट एट प्रेजेंट उसके अंदर चल रहा है एक्चुअल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड भी है, जाके आप उसको परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने स्ट्रैटेजीज दी है ऑप्शन बाइंग की, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, बाकी इंट्राडे में अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, उसको भी जाके आप परचेस कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले टॉपिक पे, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रिटेल ट्रेडर्स को लगता है, और मैक्सिमम लोग बुक के अंदर भी जब ये टॉपिक आता है तो उसको भगा देते हैं, समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो तीसरे वाला टॉपिक हमारा है राइट्स वर्सेस ऑब्लिगेशन। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे लोगों को ये जो दो टर्म्स है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो उसको तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड के हैं, जैसे कि मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड को, तो जब भी ये टर्म्स मेरे सामने आते थे मेरा भी दिमाग घूम जाता था। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप एक बायर थे, ठीक है, आप एक बायर थे, तो आपके पास होंगे राइट्स, जो सामने वाला जो सेलर था उसके पास होंगे कुछ ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या, सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल जो हमारा पीछे चल रहा था उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। राइट्स मतलब क्या? अब आपने क्या किया? एक टोकन दे दिया सामने वाले को, आपने बोला टाइम फिक्स कर दिया 2 महीना, प्राइस फिक्स कर दी 1 करोड़।
अब सपोज 1 महीना हो जाता है और उस ज़मीन में यहाँ पे बना देता हूँ, उस ज़मीन की जो प्राइस थी वो 1 करोड़ से कम होके हो गई 95 लैक्स। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया? 1 महीने बाद जब आपने उस ज़मीन का वैल्यूएशन किया, तो आपको समझ में आया कि उसकी वैल्यू कम हो गई या फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू कम थी 95 लैक्स। अब मुझे बताओ, क्या आप वो ज़मीन 1 करोड़ में खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, सिंपल सी बात है। तो आपके पास, बायर के पास एक राइट होता है कि मुझे वो ज़मीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसी तरीके से ऑप्शन के अंदर भी सेम ही चीज़ होती है। ठीक है? तो बायर के पास क्या होता है? राइट होता है कि मुझे अगर वो खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा, अगर नहीं खरीदना तो छोड़ दो, मेरा 1 लाख रुपया गया, ठीक है, लेकिन मैं वो ज़मीन नहीं खरीदूंगा। अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं कि सपोज वो जो ज़मीन थी उसकी भाव जो है ना वो बढ़ गई, 1 करोड़ से हो गई 1.1 करोड़। मतलब क्या? 10 लाख रुपया उसका भाव बढ़ गया, पैसे उसके बढ़ गए। ठीक है? तो आपके पास तो राइट है, आपको चाहिए तो खरीदो, नहीं चाहिए तो नहीं खरीदो, आपके ऑप्शन के आपके हाथ में। ठीक है? सेलर के पास ये राइट नहीं होता। सेलर के पास होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? कंपल्शन काइंड ऑफ, कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कितने पे किया था? 1 करोड़ में। तो अब उसके पास एक ही ऑब्लिगेशन है, एक ही कंडीशन है कि वो आपको अगर ज़मीन बेच रहा है, आपको अगर खरीदनी है, तो उसको 1 करोड़ के अंदर ही ज़मीन बेचनी पड़ेगी। उसको अगर पता भी है कि ज़मीन का भाव बढ़ गया, बट स्टिल वो उस भाव पे आपको नहीं बेच सकता, उसको 1 करोड़ में ही आपको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो इसी को कहा जाता है ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया? तो बायर जो होता है उसके पास राइट होता है, उसको बाय करना है नहीं करना उसके हाथ में। सेलर के पास होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है उसी के हिसाब से उसको प्ले करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियरली समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ऑप्शंस डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक्स। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि स्टॉक्स में और ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको फटाफट से हम लोग समझेंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस जो है इतना ट्रिकी या इतना टफ क्यों होता है, डिफिकल्ट क्यों होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक्स के अंदर कोई भी एक्सपायरी नहीं होती। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हमने बनाया था जमीन का, उसका एक्सपायरी डेट क्या था? 2 महीने का। उसी तरीके से जो हम लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसकी वैलिडिटी होती है, 1 हफ्ता होता है, कभी कभी महीना भी होता है। स्टॉक्स के अंदर महीने का होता है, निफ्टी के अंदर पर वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मंथली भी होता है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। एक एक्सपायरी डेट के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को आप यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से स्टॉक्स में होता है क्या? नहीं होता। स्टॉक्स को आपने आज बाय किया, 10 साल बाद चाहिए तो सेल करो, कोई टेंशन नहीं है, जब तक वो कंपनी जिंदा है तब तक। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी बंद होगी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टॉक्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होता उसमें। लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है? ये हो गया एक मेजर डिफरेंस। सेकंड मेजर डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हो, जब भी फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, आपके मन में जो कंपनी का नाम आ रहा है उसका अगर आपने स्टॉक बाय किया, मतलब क्या? आपने उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया। समझ में आ गया? उस कंपनी का एक पार्ट आप बन गए, उसका एक शेयर आपके पास आ गया। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे हो, कोई कंपनी का पार्ट नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हो। समझ में आ रहा है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट जीरो भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? तीसरा वाला पॉइंट है कि इसके अंदर, स्टॉक के अंदर नॉर्मली कैसा होता है? बाय एंड होल्ड का फंडा होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब वो चले नहीं चले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बाय करके होल्ड करते हैं कि ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करूंगा तो चांसेस है कंपनी ग्रो होगी, स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। उल्टा, इसके अंदर एग्जैक्ट उल्टा होता है। मतलब क्या? कि यहां पे जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इसको होल्ड करोगे, उतना उसकी जो वैल्यू है, ऑप्शन की जो वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली गिरना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये, इसको डिटेल में हम लोग आगे समझने वाले हैं, लेकिन आपको हमेशा समझना है ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी भी टाइम नहीं लेना है। मतलब अगर आप ये सोचो कि मैं स्टॉक के जैसे इसको आज बाय कर दूं और 10 दिन के लिए होल्ड करूं, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से। ठीक है? वो स्टॉक या वो इंडेक्स आपके फेवर में मूव करे ना करे वो डिफरेंट चीज, बट स्टिल आपके ऑप्शन की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज कॉमन बिगिनर्स मिसअंडरस्टैंडिंग। जो बिगिनर्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या फिर कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में, उसको फटाफट से सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शंस बहुत सस्ते होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कम पैसे में आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, तो रिस्क लो है, बहुत सारे लोगों को लगता है। जैसे कि इस केस में हमने क्या देखा था, जमीन ली, 1 लाख का टोकन दिया था। अब अगर मैं ये भी सोच सकता हूँ मुझे जमीन खरीदनी थी, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर 2 महीने में इसकी जमीन की प्राइस अगर बढ़ गई तो मैं खरीद लूंगा, अगर नहीं बढ़ी तो मेरा 1 लाख गया, जाने दो। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। लेकिन 1-1 लाख रुपया करके अगर मैं 10-15 बार ये कर दूं तो मेरा कैपिटल अच्छा खासा खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये कभी भी मत सोचना कि क्योंकि छोटा पैसा मेरा लगा है या फिर मेरा रिस्क बहुत कम है तो मैं रैंडमली कुछ भी कर लूं। क्लियर, समझ में आ गया। मार्केट वेंट अप सो माई कॉल शुड गो अप, ये चीज भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, रिटेलर्स के दिमाग में होता है। उनको लगता है कि अगर अंडरलाइन जो एसेट है उसका प्राइस बढ़ रहा है, स्पॉट का निफ्टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जरूरी है कि मेरे कॉल का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता, मैंने जैसे कि बताया इसके अंदर और भी वेरियस फैक्टर्स आते हैं। थर्ड वाला जो है वो है कि जब तक इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो 100-150 रुपए का ऑप्शन परचेज कर लेते हैं और उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं कि ये जब 200-300 हो जाएगा तब बेचूंगा। ऑप्शन गिरते जाता है, 50 आ जाता है, होल्ड करते हैं, 10 आ जाता है और अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। तो उनका जो टोटल कैपिटल उन्होंने लगाया वो जीरो हो गया। ठीक है, यही एक रीजन है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर लोगों के पूरे अकाउंट खाली हो जाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कभी भी ऑप्शन को बाय करके होल्ड मत करो इनडेफिनेट टाइम के लिए कि भाई हफ्ते भर के लिए होल्ड करो, 10 दिन के लिए होल्ड करो। ऐसा ऑप्शन बाइंग में कभी मत करना अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक प्री डिफाइंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, वन बिग ट्रेड विल रिकवर लॉसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जैकपॉट ट्रेड चाहिए उनको। बहुत सारे लोगों का फेवरेट टर्म बन गया था बीच में जैकपॉट। वो क्या करते थे, 10-15 रुपए का ऑप्शन बाय करते थे, गया तो 40-50 चला जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। अब सोच के देखो, अगर 10-15 बार ऐसा करोगे, एक बार शायद आपको जैकपॉट लग जाए, बाकी के 9-10 टाइम आप लॉसेस करोगे। तो आपके लॉसेस एनी टाइम आपके गेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। तो ये मिस्टेक्स आप कृपया करके मत करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, विच इज द एंड स्लाइड। और ये है कि डायरेक्शन अलोन इज नॉट इनफ। इसका मतलब क्या, देखो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने किसी स्टॉक को परचेज किया, बाय किया, वो स्टॉक अगर ऊपर भागता है आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो नीचे आता है आपको लॉस होगा, आप निकल जाओगे। ठीक है, अगर वो नीचे आता भी है, आपके अगेंस्ट में जाता भी है, तो वो जीरो नहीं होने वाला। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक वाले जो स्टॉक्स है उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आपका जो अंडरलाइंग है, मैं इसको स्पॉट ही बोलता हूँ, ठीक है, स्पॉट की बात करते हैं। अगर आपका स्पॉट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ऑप्शन भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये स्पॉट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस वे में ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑप्शन है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फ्लैट रहेगा। समझ में आ गया। तो कौन से फैक्टर्स है उसको फटाफट समझते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मोमेंटम या फिर स्पीड, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट। मतलब निफ्टी, अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल कंसीडर करूं, आपने अगर निफ्टी का ऑप्शन बाय करके रखा है, आपने अगर निफ्टी का ऑप्शन बाय किया, निफ्टी ऊपर जा रही है, ठीक है। अब निफ्टी किस स्पीड से ऊपर जा रही है, फटाफट से ऊपर जा रही है या फिर थोड़ा ऊपर जाके टाइम पास 2 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर 2 घंटा टाइम पास, इस तरीके से जा रही है। इसके ऊपर भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम डिपेंड करेंगे कि वो बढ़ेंगे या साइडवेज हो जाएंगे या टाइम पास करेंगे। समझ में आ गया। इसको डिटेल में हम लोग आगे समझने वाले हैं, अभी सिर्फ बेसिक्स का सेशन है, समझो। सेकेंड वाला पार्ट आता है टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आपका स्पॉट जो है वो टाइम वेस्ट करेगा ऊपर जाने से, समझो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रेडिक्शन है या फिर आपका स्पेकुलेशन है कि निफ्टी समझो 25,000 से 25,500 तक जाना चाहिए। आपने एनालिसिस की, आपका प्रेडिक्शन है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए। अब वो अगर एक दिन में चली जाती है या फिर 2 घंटे में चली जाती है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम अलग तरीके से बढ़ेगा। और वो अगर 3 दिन के बाद जाती है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहला फैक्टर मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ मूवमेंट, कितना स्पीड में ऊपर जा रही है वो। सेकंड, कितने टाइम लग रहा है आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो हो गया। और थर्ड चीज आती है वोलेटिलिटी। देखो ये ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना, ये ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैं प्रॉपर एक
वीडियो प्रॉपर्ली मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कंसेप्ट को समझो। प्राइस कितनी वॉलेटाइल है, उसके वजह से या उसके ऊपर आपके ऑप्शन के प्राइजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब अगर प्राइस बड़े रेंज में घूम रही है, निफ्टी अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी कैसे मेंशन करते हैं, तो विक्स करके एक इंडेक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसको आप चेक कर सकते हो। जब विक्स ज़्यादा होगा मतलब प्राइस बड़े रेंज में घूम रही है, ज़्यादा मूव कर रही है, तो ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा होंगे। अब एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो विक्स 10 के नीचे चल रहा है, ठीक है, विक्स का जो वैल्यू है, तो वॉलेटिलिटी काफी कम है। इसके लिए आपको ऑप्शंस बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाय करना है, इसका कुछ और लॉजिक है, मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया है। वीडियो थोड़ा सा मेरे हिसाब से फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों को हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आई हो। वापस से वीडियो को देखिए, कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन बाइंग जो होता है ना, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग जुआ होता है। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता और उसके बाद आप उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए ये कसिनो या जुए के जैसा ही काम करेगा। लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपरली सीख के उसके बाद इसको ट्रेड करोगे, तभी जाके आप लोग को ये रिजल्ट्स देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्रॉपरली पहले ऑप्शंस को सीखो, समझो, और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग हम लोगों को करने के बारे में सोचना। तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।